गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे। आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा होगा वो रिवाइज कर रहे होगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमारा शेड्यूल था एनसीईआरटी प्लस इंग्लिश ग्रामर, तो हम लोग आज एनसीईआरटी पढ़ेंगे। हम आपको पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी में क्लास 8 साइंस में फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पहला चैप्टर था। हमने फसल उत्पादन में आपको बता दिया था कि भोजन क्या होता है, कृषि की पद्धति क्या होती है, कृषि के प्रकार कितने होते हैं, फसल के प्रकार कितने होते हैं और कृषि उपकरण यांत्रिक का क्या क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको विधिवत अच्छे से बता दिया था। रासायनिक खाद, उर्वरक इत्यादि इत्यादि। आज हम लोग बिना किसी देरी के चलते हैं सिंचाई एवं सिंचाई के स्रोत पे। सिंचाई क्या होता है, सिंचाई के स्रोत क्या हैं, सिंचाई के उपकरण क्या हैं, सिंचाई के लाभ हानि क्या होते हैं, इत्यादि इत्यादि इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे होंगे, सिंचाई मतलब विभिन्न अंतराल पर खेत में जल डालना। आपको बच्चों फ्रेंड्स ये पता होगा कि सिंचाई हम क्यों करते हैं, सिंचाई की आवश्यकता क्या होती है। तो सिंचाई की आवश्यकता, जैसे मनुष्य है वह जल पीता है, पानी पीता है, उसको प्यास लगती है। तो पशु है पानी पीता है। तो सजीव में कोई भी हो उसको बिना पानी के ज़िंदा नहीं रखा जा सकता है। ठीक उसी तरीके से फसल होते हैं कृषि में। फसलों को भी, चूँकि वो भी सजीव होते हैं, उनमें भी वृद्धि होती है, भोजन बनाते हैं, फलते हैं, फूलते हैं इत्यादि इत्यादि। तो उनको भी पानी की ज़रूरत होती है आवश्यक रूप में। तो वो पानी कहाँ से पाएंगे, वो तो चल नहीं पाते हैं। उनको पानी हमसे और आपसे मिलता है। हमसे मिलता है, प्रकृति देती है, वर्षा होती है। और प्राकृतिक रूप में तो वर्षा होती है। और अगर वर्षा ना हो तो, क्योंकि वर्षा का एक सीजन होता है जुलाई से लेकर के अगस्त सितंबर तक। तो इस हिसाब से वो हमसे आपसे पाते हैं, हमारे आपके सिंचाई करने के तरीके से पाते हैं। तो उसी क्रम में हम आज देखेंगे कि पौधों को सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है, उनको सिंचाई की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो उनको फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया कि प्रत्येक सजीव को जल की आवश्यकता बेहद होती है, बगैर जल के वो जीवित नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार से पौधे हैं, उनको फूल फल बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए, यहाँ पर परिवर्धन लिखा हुआ है। परिवर्धन का मतलब क्या हुआ, और बीज की वृद्धि, तो फल फूल बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए। फल फूल जब वो उसमें फलते हैं तो उनमें पौष्टिकता के लिए, उनकी लंबाई चौड़ाई बढ़ने के लिए, मोटाई बढ़ने के लिए, दानों में मजबूती लाने के लिए, इसलिए उनमें जल की आवश्यकता होती है। किसान जड़ों में जब वो सिंचाई करता है तो विभिन्न प्रकार के खाद भी उसमें मिला देता है आजकल, प्राकृतिक खाद, रासायनिक खाद, ताकि जल के द्वारा पौधों की जड़ों से पौधों के विभिन्न भागों में पहुंच सकें। आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे पराशरण नियम, जो कि जल कैसे पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम उसमें घुलनशील पदार्थ मिला देते हैं तो वो जल की ही सहायता से विभिन्न प्रकार के पौधों के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है, जो कि उसको पौष्टिकता लाने में कार्य करता है। तीसरा है बीजों के अंकुरण के लिए अति आवश्यक, क्योंकि जब बीज हम बोते हैं खेतों में, उसको अंकुरित होने के लिए बहुत जल की आवश्यकता होती है। बगैर जल के वो अंकुरित नहीं हो सकता। और उस पर भी निर्भर करता है कि वहाँ की भूमि कैसी है, अधिक पानी की आवश्यकता है, अधिक सिंचाई की आवश्यकता है, कम सिंचाई की आवश्यकता है, उस भूमि में नमी है या नहीं है, इत्यादि इत्यादि उस पर डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से जल उसमें अधिक मात्रा में होना चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि जल में घुला हुआ पोषक पदार्थ पौधों के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। अगर सिंचाई हो, ठंडी का सीजन चल रहा हो, ठंड ऋतु हो, शीत ऋतु हो, तो उसमें पाला पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर कम पड़ता है। आप देखते होंगे कि पाले से बचाव के लिए किसान क्या करता है, अपनी फसलों में पानी देता रहता है ताकि पाला न मार दे। अक्सर आलू की फसलों में पाला लग जाता है। और अगर ग्रीष्म ऋतु है तो गर्म हवा लगता है, तो गर्म हवा में फसलें गिर जाती हैं, सूख जाती हैं। तो उस हिसाब से फसलों को ज़िंदा रखने के लिए, उसको हरा बनाए रखने के लिए उसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। पांचवा है मिट्टी की नमी को बनाए रखने में अति महत्वपूर्ण, जो मिट्टी होती है उसमें नमी कैसे बनाई जाए,
उसको उसको नमी रहेगी तब जाकर के पौधे हिष्ट पुष्ट रहेंगे। हिष्ट पुष्ट का मतलब है कि उसमें पौष्टिकता भी मिलती रहेगी, उनका विकास अच्छे से होता रहेगा। तो ये था फ्रेंड्स सिंचाई की हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब दूसरा साधन है सिंचाई का समय क्या होना चाहिए। सिंचाई का समय जैसे ऋतु, मिट्टी, फसल पर निर्भर करता है। ऋतु क्या है, भारतीय ऋतु को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आप जानते ही हैं। जैसे क्या कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। तो उसी हिसाब से ऋतु, मिट्टी, फसल। ऋतु अगर ग्रीष्म ऋतु है तो ग्रीष्म ऋतु में जो होता है फ्रेंड्स उसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जो वाष्पन की दर होता है, आप जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण जो है वो उसमें जल का वाष्पन बहुत तेज़ी से होता है, अर्थात जल वाष्पित हो जाता है, सूर्य के प्रकाश में वायु में मिल जाता है। तो जब पौधे से वाष्पन हो जाएगा, मिट्टी से जल का वाष्पन हो जाएगा तो पौधे सूख जाएंगे। तो इस हिसाब से उसमें ग्रीष्म ऋतु में अधिक जल की आवश्यकता होती है, शीत ऋतु में कम आवश्यकता होती है, क्योंकि शीत ऋतु में वाष्पन की दर बेहद न्यून होती है। ग्रीष्म वैसे भी जो क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु होती है उसमें खुद वर्षा होता रहता है तो उसमें इतना आवश्यकता नहीं होता। अब हम देखेंगे कि सिंचाई के स्रोत क्या हैं। आप देखते होंगे कि सिंचाई के स्रोत जैसे कुआं हो गया, जलकूप हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, बांध हो गया, नहर हो गया इत्यादि हो गया। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स जो सिंचाई के स्रोत होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पारंपरिक तरीका, एक होता है आधुनिक तरीका। पारंपरिक तरीका जैसे कि आप लोग बहुत देखते होंगे, नहर से कुछ लोग जो डावर होता है, दौरी जिसे कहते हैं, उसमें रस्सी बांध लेते हैं और फिर पानी को 2 लोग किनारे से पकड़ करके खेत में डालते रहते हैं। या नहर है उसमें छोटे वाले ट्यूबवेल लगा दिए, कोई बिजली उपकरण से या ट्रैक्टर से जोड़ दिए, पानी अपना जा रहा है। तो इस हिसाब से जो आप देखते होंगे कहीं कहीं घिरनी होती है, कुएं से घिरनी बांध दी है, बाल्टी से निकाल करके पानी की वो कर रहे हैं, या कहीं कहीं बैल, तो बैल जो है राहट को चलाता रहता है। इस हिसाब से सिंचाई की जाती थी, लेकिन आज भी कहीं कहीं यह अवशेष मौजूद हैं। अब हम फ्रेंड्स आधुनिक स्रोत पे आते हैं। आधुनिक स्रोत क्या होता है? आधुनिक स्रोत में हम देखेंगे कि छिड़काव और ड्रिप तंत्र। छिड़काव और ड्रिप तंत्र क्या होता है उस पर हम डिपेंडेंट करेंगे, क्योंकि आजकल जो होता है कि सिंचाई का साधन आधुनिक और परंपरागत दोनों रूपों में हो रहा है। इस वजह से हम अब आपको पढ़ाएंगे छिड़काव तंत्र, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। छिड़काव तंत्र क्या होता है और ड्रिप तंत्र क्या होता है, आइए देखते हैं। छिड़काव तंत्र का उपयोग किया कहाँ जाता है? जैसे असमतल भूमि हो और कम मात्रा में जल उपलब्ध हो। असमतल भूमि, आजकल फ्रेंड्स जलवायु परिवर्तन आप लोग परिचित होंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं कहीं बारिश होती है, कहीं कहीं बारिश नहीं होती है, कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हो जाती है, कहीं बहुत कम मात्रा में बारिश हो जाती है, कहीं लगातार सूखा ही पड़ता रहता है, कहीं लगातार बारिश होती रहती है। तो यह सब जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। तो छिड़काव तंत्र में उसका उपयोग क्या होता है, कहाँ पर इसको यूज करते हैं? जैसे असमतल भूमि हो, असमतल भूमि का मतलब कहीं पर ऊंचा हो, कहीं पर नीचा हो और उसको सही से समतलीकरण ना किया गया हो, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा खाल हो, कहीं पर बहुत ज़्यादा ऊंच हो, तो इस हिसाब से उसका हम करते हैं। अब असमतल के साथ साथ अगर उसमें कम मात्रा में जल उपलब्ध होता है, कम मात्रा में जल उपलब्ध होने का मतलब कि वहाँ पर वाटर लेवल बहुत नीचे हो, सिंचाई के पर्याप्त साधन ना हो, हर समय सूखा पड़ रहा हो, जल हो भी तो बहुत कम मात्रा में हो, तो उसमें होता क्या है कि एक इस तरीके से पाइप होती है, पाइप में नोजल लगा होता है और नोजल जो है घूमता रहता है, वो घूमता रहता है और घूमने के साथ साथ वो उसमें छिद्र रहते हैं। इस तरीके से उसमें छिद्र रहते हैं और इसी छिद्र के साथ जो है वो बारिश होती रहती है। तो वो पौधों में पानी, यहाँ पर मान लो ऐसे ऐसे पौधे हैं तो ये यहाँ पर मिलता रहता है। तो इस हिसाब से जो है पाइप में घूमने वाला नोजल जो रहता है वो फसलों के ऊपर उस तरीके से वर्षा करता रहता है। उससे क्या होता है कि कम पानी में हम अधिक से अधिक सिंचाई कर सकते हैं।
जैसे अगर बलुई मिट्टी हो तो बलुई मिट्टी चूँकि पानी बहुत ज़्यादा सोखती है, तो इस हिसाब से उसमें क्या होता है, फसलों उसमें पानी मैक्सिमम पहुंच जाता है। अब हम आपको पढ़ाएंगे ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र क्या होता है? ड्रिप तंत्र फ्रेंड्स, जो फलदार पौधे होते हैं, बगीचे होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनको पानी देने का सर्वोत्तम तरीका होता है। पौधों को उसमें बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। उसमें क्या होता है, जल व्यर्थ नहीं जाता है। जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए यह वरदान साबित होता है। ठीक है, ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका पाइप हो गया और यहाँ पर ऐसे इसमें लगे रहते हैं, और ये एक मुख्य पाइप हो गया, ये मशीन में जुड़ी रहती है। यहाँ से पानी जब आता है तो यहाँ ऐसे ऐसे वितरित हो जाता है, और नीचे जो फसलें लगी होती हैं वो बूंद बूंद के रूप में होती रहती हैं। तो चूंकि फसलें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं तो यह तो संभव नहीं है कि इसको बहुत बड़े क्षेत्र में लगा दिया जाए। यह संभव है कि जहाँ छोटे बगीचे होते हैं, जहाँ छोटे मात्रा में खेती करनी होती है, जहाँ जो है कम मात्रा में उसका यूज करना होता है, वहाँ पर हम यूज करते हैं इसका। अब हम फ्रेंड्स आगे चलते हैं, तो इसमें जो है जल कम मात्रा में व्यर्थ होता है। अब हम आगे आपको बताते हैं कि खरपतवार किसे कहते हैं। बच्चों या फ्रेंड्स, आप लोग देखते होंगे कि फसल के साथ साथ खेतों में अवांछित तरीके से कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं जो कि फसलों के लिए हानिकारक होता है। जैसे झाड़ियाँ उग जाती हैं, कटीले पौधे उग जाते हैं, विभिन्न प्रकार के घास उग जाते हैं। ये उगते हैं, क्या कहते हैं, वायु में इनके बीज चलते फिरते रहते हैं, कीटों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, जो भी है, इनके उगने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये फसलों को हानिकारक पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये फसलों को छाई मार देते हैं, दूसरा उनसे उनके सारे पौष्टिक पदार्थ को ये खुद ही एडॉप्ट कर लेते हैं, खुद ही ग्रहण कर लेते हैं। तो जो फलदार पौधे होते हैं वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं, उनका सारा खनिज पदार्थ ये ले लेते हैं। तो ये जो होता है अवांछित पौधे होते हैं। अवांछित का मतलब क्या होता है कि ये फसलों के लिए हानिकारक होते हैं। तो इनको निराया जाता है। निराने का मतलब क्या होता है कि खरपतवार को हटाना निराई कहलाता है। खरपतवार का मतलब अवांछित पौधे जैसे घास फूस इत्यादि। निराई कैसे की जाती है? आप देखते होंगे कि किसान खेतों में हाथ के द्वारा, खुरपी के द्वारा, कुदाल के द्वारा घासों को उखाड़ते रहते हैं। लेकिन आजकल आधुनिक तरीके भी आ रहे हैं, आधुनिक मशीनें भी आ रही हैं, उसके द्वारा भी जो किनारे किनारे फल लगे होते, जो किनारे किनारे जैसे जो मेड़ बना करके फसलें बोई जाती हैं, उनमें निराई आधुनिक यंत्रों के द्वारा पॉसिबल है। अब जैसे इसके अलावा रसायनों का प्रयोग, रसायन क्या होते हैं, 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव होता है। लेकिन आजकल इसका छिड़काव बहुत यातायात में हो रहा है। ये इन्वायरमेंट के लिए भी हानिकारक है, हेल्थ के लिए भी हानिकारक है, सबके लिए हानिकारक है, क्योंकि इसकी कुछ न कुछ मात्रा जीवों में बढ़ती चली जाती है। जैसे खेतों में जो अवांछित पौधे होते हैं, जिन पर रसायनों का छिड़काव होता है, वो उसमें इस रसायन का प्रयोग करते हुए कुछ न कुछ मात्रा में उनमें रसायन मिल जाता है उन पौधों में। तो वही पौधे जीव जंतु खाते हैं। जीव जंतु जब मृत हो जाते हैं, यानी वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको जब फेंका जाता है तो वो कौन खाता है? मांसाहारी पक्षी, गिद्ध, चील, कौवा इत्यादि इत्यादि खाते हैं। तो वो जब खाते हैं तो उनके शरीर से विषैला पदार्थ जाकर के गिद्ध के शरीर में ट्रांसफ़र होता है, तो गिद्ध क्या होता है? मर जाता है। तो इस हिसाब से इसका जो छिड़काव है हानिकारक भी है, लाभदायक भी। लाभदायक इस मात्रा में है कि समस्त घासों को सुखा देता है, लेकिन मनुष्य के लिए भी हानिकारक है, पशु पक्षियों के लिए भी हानिकारक है, और इन्वायरमेंट के लिए तो है ही। अब जैसे खरपतवार नाशी दवाएं आती हैं, उसको हम जल में, आप लोग देखते होंगे कि आम का मौसम चल रहा हो तो किसान क्या करता है कि जल में घोल देता है, घोल करके आम के पेड़ पे चढ़ जाता है, और मशीनें खूब बड़ी बड़ी आती हैं। उसका नोजल इस तरीके से होता है। इस तरीके से जब यहाँ से पैर होता है, यहाँ पैर से दाबता है, आलू में भी आप देखते हो तो यहाँ से ऐसे ऐसे फौहार के रूप में निकलती हैं। सबने देखा होगा, हर किसी ने इस तरीके से निकलती रहती है। यहाँ हैंडल होता है, यहाँ इसे किसान हैंडल को पकड़ता है, इसे पैर से दबाता है तो
और बाल्टी लगी रहती है, उसमें ऐसे फसलों के रूप में गिरने लगती हैं। तो ये भी हानिकारक होता है। अनाज को दानों को फटकना, जो अनाज जब कट जाता है उसके दाने घर में महिलाएं या पुरुष ही अच्छे से उसको दमाई करके अलग कर लेते हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है, घासें निकल जाती हैं। अब फ्रेंड्स हम आते हैं कटाई पर। कटाई क्या होता है, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि फसल तैयार होने के जो क्या कहते हैं 3 से 4 महीना कोई फसल तैयार होने में लगता है। तो जब फसलें तैयार हो जाती हैं तो उसको परंपरागत तरीके से हंसिया से या अन्य किसी यंत्र से और आधुनिक तरीके से ट्रैक्टर, हार्वेस्टर इत्यादि तरीके से लगा करके क्या करते हैं, उसको कटाई कर लेते हैं। कटाई के बाद उसकी दवाई की जाती है। दवाई के बाद दाने को अलग कर लिया जाता है साफ़ सुथरा लेकर के। अब आते हैं हम सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे, भंडारण पे। भंडारण हम क्यों करते हैं, क्योंकि भंडारण हम दानों को कीट, पीड़क, जीवाणु, कवक, नमी, मिट्टी, धूल इत्यादि से सुरक्षित करने के लिए और हम अपने उपयोग के लिए, ताकि दीर्घकाल तक हम उस दानों को यूज कर सकें। उसको भंडारण करने के पहले सुखवाया जाता है ताकि उसमें नमी न रहे, और नमी रहेगी तो अनाज सड़ जाएगा। उसको चूहों से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों में हम आजकल देखते होंगे कि स्टील के यंत्र मिलते हैं। तो यह बहुत बड़ी समस्या है आजकल, क्योंकि भंडारण सही से न होने के कारण हमारा काफ़ी अनाज बर्बाद हो जाता है। भारत सरकार का भी क्या कहते हैं भंडारण क्षमता का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सही नहीं है, बहुत सारे अनाज बर्बाद हो जाते हैं। तो इसको नमी से सुरक्षा करने के लिए, चूहों, कीट, जीवाणु, वायरस इत्यादि से सुरक्षित करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, मिट्टी का डेहरी जो प्राचीन समय में यूज होता था उसको आजकल स्टील के यंत्र आ रहे हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के स्टोव में या विभिन्न प्रकार के यंत्रों में इसको भंडारित करते रहते हैं। आगे हम नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स पशुपालन पे। पशुपालन क्या होता है, पशुपालन फ्रेंड्स कृषि और पशुपालन। कृषि में क्या होता है कि किसान जो है खेती के साथ साथ पशुओं को भी पालता है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी, मुर्गा इत्यादि। उससे क्या होता है कि पशुओं की 3 श्रेणियाँ होती हैं, एक मांसवाहक, दूसरा दूध, तीसरा भारवाहक। भारवाहक में जैसे भैंसा हो गया, गधा हो गया इत्यादि हो गया, खच्चर हो गया। जहाँ पर ट्रैक्टर की सुविधा नहीं है, इनको भार के रूप में यूज किया जाता है, जैसे खाद को ढोने के लिए, दाने को ढोने के लिए इत्यादि इत्यादि। दूध के रूप में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि। मांस के रूप में बकरा, बकरी, भेड़, मुर्गा, मुर्गी इत्यादि आप देखते होंगे। इससे किसानों को अदर इनकम की प्राप्ति भी होती है। अदर इनकम जैसे गाय है उसको बिक्री कर दिया, दूध ले गया उसको बिक्री कर दिया, आजकल दूध की बहुत सारी खपत है। मांस मिल गया, बकरे का लोग बहुत खाते हैं इत्यादि इत्यादि। इस तरीके से पशुपालन के रूप में अदर इनकम भी प्राप्त होता रहता है। तो फ्रेंड्स आज एनसीईआरटी का क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन खत्म हुआ। अब आप लोग जितनी प्रॉब्लम हो सकेगा उसको सॉल्व करिएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक सूक्ष्म जीवाणु को कवर करेंगे, और आप लोगों से जितना हो सके लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि अदर बच्चों के पास भी वो सूचनाएं पहुंच जाएं। और आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके आइएगा, जहां कोई प्रॉब्लम होगा पूछिएगा, और पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। थैंक्स बच्चों।